मेरे प्यारे बच्चों, आज तुम लोग के सामने ऐसी भारतीय महिला के जीवन के बारे में बताने जा रहा हूँ जो अपने जीवन में एवरेस्ट विजय करने की ठान ली थी। एवरेस्ट विजय, ये तुम सब लोग जानते हो कि एवरेस्ट की चोटी सबसे ऊंची चोटी है। उसी पर विजय पाना इनकी अभिलाषा थी। इनका नाम था बचेंद्री पाल। ये बचपन से ही पर्वतारोही बनने की इच्छा करती थी। इनका बड़ा भाई इन्हें पर्वत पर चढ़ने से मना करता था, लेकिन ये मानती नहीं थी। ये अपने मन में सोच ली थी कि हमें एक दिन एवरेस्ट विजय करना ही है। यह सोचकर इन्होंने एवरेस्ट के अभियान में भाग लिया। पहला अभियान इनका जो है 7 मार्च को दिल्ली में से काठमांडू के लिए हवाई जहाज से चल दिया। एक मजबूत अग्रिम दल बहुत पहले ही चला गया था, जिससे कि वह उनके रास्ते को साफ सुथरा करके रखे। यानी पर्वत पर चढ़ने के लिए जब भी कोई अभियान शुरू होता है तो उसके पहले एक सुरक्षा दल और आगे बढ़ जाता है, जो आगे चलकर देख रेख करता है। ये लोग एक जगह पहुंचे। उस जगह का नाम था नमचे बाजार। सुरपालैंड का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र। अधिकांश शेर्पा जाति इसी स्थान के आसपास ही बसा करते थे, रहते थे। यह नमचे बाजार ही था जहाँ से उसने सर्वप्रथम एवरेस्ट को निहारा था, देखा था, जो नेपालियों में सागर माथा के नाम से प्रसिद्ध है। उन्हें यह नाम अच्छा लगा। एवरेस्ट की तरफ गौर से देखते हुए उसने एक भारी बर्फ का बड़ा पुल देखा, जो पर्वत शिखर पर लहराता एक ध्वज सा लग रहा था। उन्हें बताया गया कि वह दृश्य शिखर की ऊपरी सतह के आसपास 150 किलोमीटर अथवा इससे भी अधिक की गति से हवा चलने के कारण बनता था, क्योंकि तेज हवा से सूखा बर्फ पर्वत पर उड़ता रहता था। बर्फ का यह ध्वज 10 किलोमीटर या इससे भी लंबा हो सकता था। शिखर पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दक्षिण पूर्वी पहाड़ी पर इन तूफानों को झेलना पड़ता था, विशेषकर खराब मौसम में। यह उन्हें डराने के लिए काफ़ी था। फिर भी वह एवरेस्ट के प्रति विचित्र रूप से आकर्षित थी और उसकी कठिनाई चुनौतियों का सामना करना चाहती थी। जब वे सब 26 मार्च को पेरिस पहुँचे तो उन्होंने हिमस्खलन के कारण हुई एक शेर्पा कुली की मृत्यु का दुखद समाचार मिला। खम्बो हिमपात और जल जाने वाले अभियान दल के रास्ते के कई तरफ सीधी पहाड़ी के धंसने से हुआ। लोहत्सों को एक ओर से बहुत बड़ी बर्फ की चट्टान उलटी है। नीचे खिसक गया था। 16 शेर्पा कुलियों
के दल में से एक की मृत्यु हो गई थी, जो और बहुत लोग घायल हो गए थे। कहने का मतलब यह है कि बर्फ का खलसन, बर्फ जब एक जगह से दूसरे जगह घसकता है, खिसकता है, तो वह खलसन कहलाता है। इसलिए जिसको हम लोग बहराना समझते हैं। इस प्रकार से इस समाचार से उनके ऊपर एक डरावना सी जो है भावना आई। यह देखकर उनके नेता कर्नल फुलर ने पूरे स्पष्ट रूप से कहा कि ऐसे अभिमान में यह अभियान खतरों से खाली नहीं है। कभी कभी तो आदमी मर भी जाता है, इतना सहज नहीं है एवरेस्ट विजय प्राप्त करना। उपनेता प्रेमचंद जो अग्रिम दल का नेतृत्व कर रहे थे, 26 मार्च को पेरिस और आए। उन्होंने हमारी पहली बड़ी बाधा खंभू हिमपात की स्थिति से हमें अवगत कराया। उन्होंने कहा कि उनके दल से कैंप 1 6000 मीटर जो हिमपात के ठीक ऊपर है, जहां तक रास्ता साफ कर दिया गया है। उन्होंने यह बात बताया कि पुल बनाकर, रस्सियां बांधकर तथा झाड़ियों को रास्ता चिन्हित कर सभी कठिनाइयों को जायजा लिया जा सकता है। यानी कहने का मतलब हुआ कि उन्होंने समझाया कि इन सब रास्तों पर अनेक कठिनाइयाँ होती है, हम लोग जो है रस्सियों के सहारे चढ़ सकते हैं, हम लोग अपने जान को जोखिम में नहीं डालते हैं। इस प्रकार उन्होंने इस पर ध्यान दिलाया कि ग्लेशियर बर्फ की नदी की और बर्फ गिरना, ग्लेशियर का मतलब जहाँ बर्फ का पूरा भंडार होता है, जिसके गलने से नदी निकलती है, वही जो है ग्लेशियर होता है, जो हिमालय में अनियमित अनिश्चित बदलाव के कारण अभी तक किए गए हैं। सभी काम व्यर्थ हो सकता है और रास्ता खोलने का काम दोबारा बनाना पड़ सकता है। इसका कारण यह हुआ कि बर्फ तो ऊपर से गिर गया, बर्फ तो खलसन हो गया, इसलिए रास्ते पर पड़ गया। जिस रास्ते से इन लोग को जाना था, फिर उस रास्ते को साफ किया जाएगा, तब हम लोग जो है बढ़ेंगे। बेस कैंप में पहुंचने से पहले हमें एक और उनको मैंने बचेंद्री पाल को जो है खबर मिली कि यहाँ पर जलवायु अनुकूल न होने के कारण जलवायु ठंड से सभी लोग काँप रहे थे, सभी लोग जो है गर्म महसूस करके गए थे, लेकिन जब ठंड के कारण जो है वहाँ जलवायु ठंडी थी, इसके कारण वे लोग जो है थोड़ा इसमें उन लोगों को असुविधा हो रही थी। यह अभी तक किए गए। अब जलवायु के अनुकूल होने के कारण एक रसोई सहायक की मृत्यु हो गई थी। निश्चित रूप से हम आशाजनक स्थिति में नहीं चल रहे थे। यानी हम लोग का मतलब बचेंद्री पाल का दल के लोग भी सुनकर ये भयभीत हो गए कि हम लोग भी वहाँ पर कैसे पहुँचे। एवरेस्ट शिखर को उसने पहले 2 बार देखा था, लेकिन एक दूरी से कि बेस कैंप पहुँचने पर दूसरे दिन उन्होंने एवरेस्ट पर्वत तथा इसकी अन्य श्रेणियों को देखा। उसने भौचक्की होकर वहीं पर खड़ी रही और एवरेस्ट को लोहत से और निश्चयों की ऊंचाइयों से घिरी हुई बर्फीली में टेढ़ी मेढ़ी नदी के समान निहारती रही, यानी उसको देखती रही। हिमपात अपने आप में एक तरह से बर्फ के खंडों का अव्यवस्थित ढंग से गिरना ही था। हमें बताया गया कि ग्लेशियर के बहने से जो अक्सर बर्फ में हलचल हो जाती है, जिसके कारण बर्फ के टुकड़े इधर उधर गिरने लगते हैं। इस प्रकार सीधे धरातल पर दरार फट जाता है। दरार जिसको हम लोग बीच में 2 भाग हो जाता है, फटा हुआ जो रहता है, ठीक उसी प्रकार से सभी लोग आगे बढ़े और आगे बढ़कर जो है अपना विचार करके उस दरार के चौड़े हिम गिदर में जो है बिदर का मतलब उसका जो हिम का जो है दरार फट जाता है, तो उसमें जो है बील हो जाता है, जिसके कारण सभी लोग इस जानकारी से जो है संपूर्ण
प्रवास के दौरान हिमपात लगभग 1 दर्जन आरोहियों कुलियों को प्रतिदिन छूता रहा, यानी उस पर आने वाले जितने आदमी थे सबको हिमपात से चोटें लगती थी, उनको घायल होना पड़ता था, इतने भी जाने जाती रहती थी। दूसरे दिन नए आने वाले अपने अधिकांश सामान का हिमपात के आधे से रास्ते पर ले गए। डॉक्टर मीनू मेहता ने हमें एल्युमिनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुलों का बनाना, लट्ठों और रस्सियों का उपयोग, बर्फ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधना और हमारे अग्रिम दल के अभियार्थियों कार्यों के बारे में हमें विस्तृत रूप से जानकारी दी। यानी जो आगे दल गया था उसके बारे में उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे करके इस प्रकार लोग जो हाँ अपना सीढ़ी बनाते हैं, रस्सी से ऊपर चढ़ते हैं। तीसरा दिन हिमपात से कैंप एक एक सामान ढोकर हम लोग वहाँ पर पहुँच गए। इसके बाद एक साथ हम लोग बढ़ रहे थे। हमारे पास एक बाकी टाँकी था जिसमें हम अपने हर कदम की जानकारी बेस कैंप पर देते थे। मैंने उस समय ये सूचना देने के यंत्र है जो एक जगह से दूसरे जगह पर हम सूचना दे सकते हैं। ये लोग रास्ते से अपने कैंप में सूचना दे रहे थे। इस प्रकार से लोग आगे बढ़े और आगे बढ़ने पर कर्नल कुलर साहब उस समय बहुत खुश हुए। उन्होंने अपने पहुंचने की सूचना भी उन लोगों को कैंप में दे दी कि पहुंचने वाले हैं हम लोग। इसलिए हम 2 महिलाएं थी उस समय पहुंचने वाले में। अंगदोरोजी लोपसांग और गगन बिरसा अंततः साउथ पोल पहुंच गए और 29 अप्रैल को 7,900 मीटर पर उन्होंने कैंप 4 लगाया, यानी 4 कम चौथा नंबर कैंप वहाँ पर लगाया गया था। संतोषजनक प्रगति थी, यानी जो लोग सोचते थे उसके मुताबिक जो है वो लोग आगे बढ़े हुए थे। इस प्रकार से उन लोगों की प्रगति हो रही थी। जब अप्रैल में बेस कैंप में थे, तेंजिंग अपनी सबसे छोटी सुपुत्री डेंकी के साथ उनके पास आए। उन्होंने इस बात पर विशेष महत्व दिया कि दल के प्रत्येक सदस्य और प्रत्येक सिरपा कुली से बातचीत की जाए, क्योंकि सिरपा वहाँ के जाती थी, सब चीज़ों की हर तरह की घटनाओं से वे लोग जानकार थे। इसलिए मेरी बारी आई, यानी विजेंद्री पाल ने कहा कि अब मेरी बारी आई। उसने भी अपना परिचय दिया और कहकर कि मैं बिल्कुल जो है नौसिखिया हूँ, मैंने नए पहल हम जो है एवरेस्ट विजय पर चलवा आई हूँ। तेंजिंग हंसे और उनसे कहा कि एवरेस्ट उनके लिए भी पहला अभियान है। उन्होंने कहा कि मैं भी पहल जो है अपने अभियान में शामिल हुआ हूँ। इस प्रकार से, लेकिन यह भी उन्होंने स्पष्ट किया कि शिखर पहुँचने से पहले उन्हें 7 बार एवरेस्ट पर जाना पड़ा था। फिर अपना हाथ मेरे कंधे पर रखते हुए उन्होंने कहा कि तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो, यानी तुम पर्वत पर जैसे लड़की रहती हो, जो निर्डर हो, कोई भय न हो, साहसी हो, उस प्रकार को विजेंद्री पाल को उसने कहा। उन्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए लगे। आपको तो तुमको पहले ही पहुंच जाना चाहिए, तुम लीडर हो, तुम सब कुछ कर सकती हो। 15-16 मई 1984 को बुद्ध पूर्णिमा के दिन लोहत्सव को बर्फीली सीधी ढलान पर लगाए गए सुंदर रंगीन नायलन के बने तंबू के कैंप 3 में थे। मैंने उस समय लोग कैंप नंबर 3 में ठहरे हुए थे। कैंप में 10 और व्यक्ति थे। लोपसांग तासरिंग मेरे तंबू में थे। एनडी शेरपा तथा और 8 अन्य शिखर के आसपास लोग उन ऊंचाइयों पर रहने वाले शेरपा दूसरे तंबुओं में थे। मैंने कहने विजेंद्री पाल बता रही है कि मैं गहरी नींद में सोई हुई थी कि रात में 12:30 के लगभग मेरे सिर में, यानी उनके सिर में एक बर्फ का टुकड़ा आकर टकरा गया, जिससे उनको अचानक नींद खुल गई और उनको एक साथ जोरदार धमाका मालूम हुआ। उनको महसूस हुआ कि बहुत ठंडी मालूम पड़ती है। इसने ये इस प्रकार से कुचलती हुई चली गई
नीचे उनसे सांस लेने में कुछ कठिनाइयाँ होने लगी। अब यह बात सुनकर एक लंबा बर्फ का पिंड उनके आसपास पड़ा हुआ देखकर ग्लेशियर का टूटने से गिरा था, उसका विशाल हिमपुंज बना गया था, यानी वहाँ पर धीरे धीरे करके अनेक बर्फ के टुकड़े पड़े हुए थे। इस विशालकाय पुंज ने एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी की तेज गति और भीषण गर्जनों के साथ सीधी ढलान से नीचे आया था। जिस प्रकार रेलगाड़ी सीटी देती हुई चलती है तेजी से, ठीक उसी प्रकार से वह बर्फ का टुकड़ा ऊपर से जो है खलसन करते हुए आकर इनके सिर पर टकरा कर नीचे गिरा हुआ था। उनके कैंप को तहस नहस कर दिया था। उनके कैंप क्षतिग्रस्त हो गए थे, बहुत लोग घायल हुए थे, अनेकों को चोट हुई थी और जो है किसी की मृत्यु नहीं हुई थी। इतनी बात सही थी। लोब्सांग अपनी स्विस छुरी को, वहाँ रहने वाले एक सदस्य हैं, उनके पास छुरी थी, उसके मदद से तंबू के सभी डोरी वगैरह काट दिए गए और तत्काल तेजी के साथ अपने जीवन को बचाने के लिए सभी लोग जो है धीरे धीरे करके के बड़े हिमपिंडों के मुश्किल से हटाते, यानी रास्ता वो सब उनके कैंप पे गिर गया था, इसलिए काट कर उसको इधर उधर हटाकर चारों तरफ साफ करके वे लोग खुदाई करके और उस बर्फ की कब्र को निकाल बाहर खींच लाने में सफल हुआ। यानी पूरे ऊपर से गिर गया था, जिसमें आदमी कब्र किसे कहते हैं कि जिस भूमि को खोदकर जिसमें आदमी को दफनाया जाता है, ठीक उसी प्रकार से नीचे लोग पड़ गए थे और बर्फ के टुकड़े ऊपर से आ गिरे थे। सुबह तक सारे सुरक्षा दल कहीं भी कोई अभियान होता है या कोई भी जो है प्रोग्राम होता है तो उसके लिए सुरक्षा दल आगे से तैयार रहता है। सुरक्षा दल तुरंत पहुंच गया और सब लोगों के जो है स्वास्थ्य के बारे में 16 मई को प्रातः 8 बजे सभी लोग कैंप 2 पर पहुंच गए, यहाँ से हटा दिए गए और सभी लोग जो है 2 पर पहुंचा दिए गए। कितने को टांगे टूटी थी, कितने को चोटें आई थी, कितने को स्ट्रेचर लेटा कर नीचे लाया गया और उनके नेता गुलर के शब्दों में यह इतनी ऊंचाई पर सुरक्षा कार्य का एक जबरदस्त साहसिक कार्य था। सबसे ऊंचाई वाले जगह पर यह दल उन सब लोगों के लिए काम कर रहा था। सभी नवपुरुष सदस्यों को चोटें अथवा टूटी हड्डियों आदि के कारण बेस कैंप में भेजना पड़ा। सबको फिर बेस कैंप में भेज दिया गया कि वहाँ पर सुरक्षित रहेंगे। तभी कर्नल खुल्लर ने सबको मुड़कर कहा कि तुम लोग भयभीत थी। उन्होंने कहा, बृजेंद्र पाल जी बोले कि नहीं, क्या तुम कापिस जाना चाहती हो? नहीं, मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया। यानी बृजेंद्र पाल ने उत्तर दिया कि मैं वापस नहीं जाना चाहती हूँ, मैं तो घबराई हुई हूँ, लेकिन मैं वापस नहीं जाना चाहती। जैसे ही साउथ पोल कैंप पहुंची, उन्होंने अगले दिन ही अपनी महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने खाना, बुकिंग, गैस तथा कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठे किए। दोपहर के समय 1:30 बजे विसा आया, वहाँ एक सदस्य है, उसने उन्हें भी चाय पिलाया और अपने आप भी चाय पिया और गर्म करके कुछ जो है ले गए। जैस, मीनू आदि पीछे थे, जो उन लोगों के पीछे दल में थे। चिंतित थी क्योंकि वे लोग एक दिन आगे उन लोगों से चढ़ाई पर चढ़े थे, वे लोग धीरे धीरे आ रहे थे, इसलिए वे लोग पीछे हो गए थे। दोपहर के बाद उन्होंने अपने दल के दूसरे सदस्यों की मदद करने और अपने एक थर्मस को जूस से और दूसरे को गर्म चाय से भरने के लिए नीचे जाने का निश्चय किया कि जाकर हम लोग आगे पीने के लिए ये तैयारी करके रखें। बृजेंद्र पाल ने सोचा। बृजेंद्र पाल बर्फीली हवा में ही तंबू में बाहर कदम रखा और जैसे ही कैंप के क्षेत्र से बाहर आ रही थी कि उनकी मुलाकात मीनू से हो गई और जय भी उसके पीछे था। मुझे जनेवा सफर की छोटी के ठीक नीचे मिला था। उसने कृतज्ञता और कृतज्ञता। कृतज्ञता माने किए हुए उपकार को जो मानता है उसको कृतज्ञ बोला जाता है, जो किए हुए उपकार को नहीं मानता है उसको कृतज्ञ माना जाता है, जो कृतज्ञ होता है। तो ठीक इस शब्द को तुम लोग इस प्रकार से जो है उसको उपकार की थी, इसलिए वो भी उनके साथ था, उनसे आदरपूर्वक मिला। और मगर मुझे कि
मिलना थोड़ा सा और आगे नीचे उतरने पर उसने देखा कि वह मुझे देखकर हाका बका रह गया। मैंने कुछ नहीं बोला, चुपचाप खड़ा था। इतनी बड़ी जोखिम क्यों ली विजेंद्री पाल को उसने कहा। मैंने उसे दृढ़तापूर्वक कहा, मैं भी औरों की तरह पर्वतारोही हूँ, इसलिए इस दल में आई हूँ। शारीरिक रूप से मैं ठीक हूँ, इसलिए मुझे अपने 10 के सदस्यों को मदद क्यों नहीं करनी चाहिए। बोले कि हम मेरे सदस्य हैं, मैं हर तरह से ठीक हूँ, इसलिए मैं अपने सभी सदस्यों को की मदद कर रही हूँ। इस पर जो है उन्होंने हंसा और उसने पेय पदार्थ से प्यास बुझाई, जो पीने वाला जो चाय और रस थे उन्होंने पिया, लेकिन उसने उन्हें अपना किट ले जाने नहीं दिया। थोड़ी देर बाद साउथ पोल से लहट्टू और बिरसा हमें मिलने नीचे उतर आए और हम सब यानी सभी लोग मिलकर पोल पर जैसी भी सुरक्षा और आराम की जगह मिलते हैं उस तरह से उस पर लौटकर आए। और साउथ पोल पृथ्वी पर बहुत अधिक कठोर जगह है, जहाँ पर अधिक से अधिक जो है ठंड पड़ती है। इस जगह से के नाम से जिसको पृथ्वी पर सबसे अधिक ठंड उसका नाम है साउथ पोल। अगले दिन सुबह 4 बजे उठ गई और फिर बर्फ़ पिघलाया, चाय बनाई, कुछ बिस्कुट खाए और आधे चॉकलेट का हल्का नाश्ता करने के बाद हम लगभग 5:30 बजे अपने तेम्बू से बाहर निकल पड़ी। अंग्रेजी बाहर खड़ा था और कोई आसपास नहीं था। अंग्रेजी बिना ऑक्सीजन के ही चट्टानों पर यानी पहाड़ों पर चढ़ा करता था, वह जाया करता था। इसके कारण उसके पैर ठंडे पड़ जाते थे कभी कभी, इसलिए ऊंचाई पर लंबे समय तक खुले में और रात्रि में शिखर कैंप पर नहीं जाना चाहता था। इसलिए उसे तो उसी दिन चोटी तक चढ़कर साउथ पोल पर वापस आ जाना था अथवा अपने प्रयास को छोड़ देना था कि अब नहीं जाएंगे, ये लौट जाएंगे। वह तुरंत ही चढ़ाई शुरू करना चाहता था और उसने मुझसे पूछा, क्या मैं उसके साथ जाना चाहूँगी। उसने कहा, विजेंद्रपाल ने कहा कि मैं आपके साथ जा सकती हूँ। एक ही दिन में साउथ पोल से चोटी तक जाना और वापस आना बहुत कठिन काम थे और श्रम साध्य तक थे। इसके लिए अंग्रेजी के पैर ठंडे पड़ गए, इसलिए तुरंत लौटकर हम लोगों ने उसको फिर से अंग्रेजी को विश्वास था कि हम साउथ के आरोहण में क्षमता और कर्मठता के बारे में अस्वस्थ थी। उन्होंने कोई भी व्यक्ति इस समय साथ चलने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि काफ़ी ठंडी पड़ रही थी। सुबह 6:30 बजे सभी अंग्रेजी और विजेंद्रपाल साउथ पोल से बाहर निकलने तो दिन ऊपर चढ़ आता था। ये हल्की हवा चल रही थी, लेकिन ठंडी भी बहुत अधिक थी। मैं अपने आरोही अग्रसर अब उपकर से काफ़ी सुरक्षित और गर्म थी। हमने बगैर सररसी की चढ़ाई की थी। अंग्रेजी एक निश्चित गति से ऊपर चढ़ते गए और मुझे भी उनके साथ चलने में कोई कठिनाई नहीं हुई। जमे हुए बर्फ को सीधी व ढलाव चट्टानें इतनी सख्त और भूरी भूरी थी मानो शीशे की चादरें बिछाई हुई है। वहाँ का यह दृश्य देखकर भी पर्वतारोहियों के मन में जो है एक भय से उत्पन्न हो जाता था। इस प्रकार से सभी लोग जो है अपने उस पानी की फव्वारे का जो इस्तेमाल करना ही पड़ा। मुझे इतनी सख्ती से फव्वारा चलाना पड़ा जिससे फिर जमे हुए बर्फ मैंने जो बर्फ रास्ते पर पड़ जाते हैं वहाँ पर जो है फव्वारा चलाया जाता है गर्म पानी का, जिससे जो है सभी बर्फ पिघल जाते हैं, रास्ते साफ हो जाते हैं। इस प्रकार से इन खतरनाक स्थलों को वे लोग अच्छी तरह से सोच समझकर आगे बढ़ा। 2 घंटे के कम समय में इन्होंने शिखर कैंप पर पहुंच गए। अंग्रेजी ने पीछे से मुड़कर देखा और उनसे कहा कि क्या मैं
क्या तुम थक गई हो? मैंने जवाब दिया, नहीं, जिससे सुनकर बहुत अधिक आश्चर्यचकित हुए और आनंदित भी हुए। उन्होंने कहा कि पहले वाले दल ने शिखर कैंप पर पहुंचने में 4 घंटे लगाए थे और यदि हम इसी गति से चलते रहें तो हम शिखर पर दोपहर पहुंच जाएंगे, यानी हम लोग जल्दी ही पहुंच जाएंगे। लहाटू हमारे पीछे पीछे आ रहा था और उस समय दक्षिणी शिखर के नीचे आराम कर रहे थे हम लोग। तभी वह पहुंचा, वह हमारे पास पहुंचा। थोड़ी देर चाय पीने के बाद हम लोगों ने फिर रस्सी के सहारे चढ़े, जबकि लहटू एक साथ से रस्सी पकड़े हुए जो है बीच में चला गया। रस्सी ध्यान दिया गया कि मैं इन ऊंचाइयों पर के लिए सामान्यतः आश्चर्य आवश्यक 4 लीटर ऑक्सीजन की अपेक्षा लगभग 2.5 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट की दर से लेकर चल रही थी। उनके रेगुलेटर पर जैसे ही उसने ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई, उन्हें महसूस हुआ कि सपाट और कठिन चढ़ाई भी अब आसान लगने लगी। इस प्रकार से दक्षिणी शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ गई। उसमें ऊंचाइयों पर जैसे हवा की झोंके काफ़ी जो है तूफान के समान उभरने लगी और धीरे धीरे करके दृश्यता शून्य तक साफ हो गई। अनेक बार देखा गया कि केवल थोड़ी दूर के बाद कोई ऊंचाई ही नहीं है, लेकिन ढलान एकदम सीधा नीचे चला गया था। उनकी सांस मानो रुक गई थी। उनके विचार कौधा की सफलता बहुत नज़दीक था। इसलिए 23 मई 1984 के दिन दोपहर के 1:07 पर बचेंद्री पाल की चोटी पर खड़ी थी। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली वह प्रथम महिला थी। एवरेस्ट शंकु की चोटी पर इतनी जगह नहीं होती है। शंकु माने जो शंकु टिप होता है, एक बीच में जो है और चारों तरफ ढलान होता है। इस प्रकार से जो है उस पर खड़ा रहना बहुत मुश्किल होता है। एक साथ जो है 2 व्यक्तियों को खड़ा होना बहुत मुश्किल होता है। चारों तरफ हजारों मीटर लंबे खाई थी, ढलान था और उसको देखकर सब लोग के मन में जो है काफ़ी भय होता था। चारों तरफ बर्फ के टुकड़े हुए हुए थे। सागर माता की ताज का चुंबन लिया उन्होंने और अपने थैले से दुर्गा माँ के चित्र उतारे और उसको नमन किया और नमन करके जो है उसने उसे लपेट कर छोटी लगा और पूजा अर्चना करके उनको बर्फ से दबा दिया। आनंद के मारे वे काफ़ी जो है गदगद हो गए और उनके मन में अपने पिता का ध्यान आया। जैसे ही उठी उन्होंने प्रायः थोड़े से अपने राजू नेता अंग्रेजी जी के प्रति आदर के भाव से मिले और सबके साथ में जो है एक जो है उन्होंने बिना ऑक्सीजन की एक्सप्रेस की दूसरी चढ़ाई चढ़ने पर बधाई दी और उन्हें गले मिला और कानों में खुशफुसाए। मैंने धीरे धीरे कुछ बातें कही तो वह थी कि दीदी तुमने अच्छी चढ़ाई की। मैं बहुत प्रसन्न हुई इस बात को सुनकर। कुछ देर के बाद सोनम पुलजर पहुँचे और उन्होंने फ़ोटो लेने वाले जिसको बुलाया जाता है कि फ़ोटो लिया गया और फ़ोटो लेकर वहाँ पर जो है सभी आगे बढ़े। इसके बाद जो है खुलर साहब उनकी सफलता पर धन्यवाद दिया और सभी लोग उनकी उपलब्धियों को अच्छा माना। उनके माता पिता को सब लोग बधाई दिया। वे सब लोग एक उनके ऊपर गर्व हुआ और संसार में सभी लोग जो है आया तुम्हारे अपने उनके पीछे जो कुछ भी था सबके लिए धन्यवाद दिया गया। धन्यवाद।